कहते हैं कि इंसान अगर जो कोई गलत काम करता है, कोई गुनाह करता है, तो उससे पहले वो षड्यंत्र बनाता है जिससे कि वो इस गुनाह को कर ले और बच भी जाए, उसकी सजा उसे ना मिले। पर कहते हैं कि गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, इंसान की करनी का फल ऊपर वाले उसके सामने ला ही देते। एक ना एक दिन घूम के वो सामने कर्म आ ही जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रही? दरअसल आज की जो घटना है उसमें कुछ ऐसा होता है कि ना सिर्फ एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जाता है, बल्कि कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी चले जाते हैं। तो आखिरकार इस घटना में ऐसा क्या होता है और ये घटना कहाँ की? तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची घटना को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद दिल को झकझोर देने वाली, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, या सारे रिश्ते नातों को तार तार कर देने वाली। तो इसकी शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को सचेत किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए आज की घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है जयपुर, एक शहर जयपुर। जयपुर को तो लगभग सभी लोग जानते हैं। और इसी जयपुर का एक इलाका लगता है करधनी। यहीं का रहने वाला रोशन लाल यादव, जो कि एक बैंक मैनेजर होता है। रोशन लाल के परिवार में रोशन लाल के अलावा उसकी पत्नी उर्मिला यादव, इसकी 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा। परिवार में रुपए पैसे की कोई दिक्कत होती नहीं, कोई परेशानी होती नहीं। परिवार बिल्कुल सुलझा हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बाकी बात करूं 19 सितंबर की रात के लगभग 8 बजे, तो रोज की तरह बैंक का काम खत्म करके रोशन लाल अपनी ही गाड़ी से निकलता है और घर से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही एक चौराहे पर रुकता है, जहां की वो एक दुकान पे पहुंचता है। सिगरेट लेने के लिए सिगरेट लेता है, जलाता है और जैसे ही पीना शुरू करता है, सोचता है अब चल के अपने गाड़ी में बैठूं। तब तक 3 बाइक सवार आते हैं और ताबड़तोड़ देखते ही देखते रोशन लाल यादव पे फायरिंग करने लगते हैं। अब गोली सीने में लगती है, सिर में लगती है, रोशन लाल जमीन पे गिर जाता है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, लोग चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। ये बाइक सवार तुरंत वहां से भाग जाते हैं। बाकी जो उस इलाके के लोग होते हैं रोशन लाल को जानते रहते हैं, रोशन लाल को गाड़ी में डालते हैं और साथ ही रोशन लाल की पत्नी को सूचना देते हैं, हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। अब रोशन लाल की पत्नी रोते गाते अपने 3 बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। इधर रोशन लाल का इलाज शुरू। रात के लगभग 11 से 11:30 बजे रोशन लाल इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। उसकी मौत हो जाती है गोली लगने के कारण से। अब पत्नी का बच्चों का रो रो के बुरा हाल, कभी उर्मिला बेहोश होती, कभी होश में आती, कभी बच्चों की तरफ देखती, तुरंत बेहोश हो जाती। अब जो उस इलाके के लोग थे उर्मिला को संभालने की कोशिश कर रहे थे। अब जब रोशन लाल इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो गोली लगने से मौत हुई थी। पुलिस को फोन होती है, पुलिस का एक टीम आता है और रोशन लाल की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही उर्मिला से पूछताछ होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे बात विवाद हो, जिसके बारे में आप जानती हो। उर्मिला कहती है कि मैं तो ऐसी कोई बात नहीं जानती, और जहां तक काम की बात रही तो बैंक का काम है बैंक में ही कर रखते, घर तक उसका जिक्र ही नहीं करते, मुझे किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं। पुलिस वाले कुछ समझ ही नहीं पाते। अब तमाम कोशिश करते हैं, बाकी कुछ सामने नहीं आता। वो जब जानते कि ये बैंक मैनेजर है तो बैंक में जाते हैं, सभी बैंक कर्मियों से, सभी बैंक कर्मचारियों से पूछताछ होती, तो पता चलता है कि ये जो रोशन लाल यादव ऐसे सैकड़ों लोगों को कर्ज दे रखा है,
जिनसे कि वाद विवाद चलता रहता, वो अक्सर समय से पैसे लौटाते नहीं। तो कई लोगों से ऐसे वाद विवाद है, सबको लगभग सबका नंबर उपराया जाता है, सबसे बुला बुला के पूछताछ होती है। बाकी तो इससे कुछ सामने नहीं आता कि जिससे कि रोशन लाल को कोई मार सके। पुलिस भी हैरान है, परेशान। अब 20 सितंबर को रोशन लाल के घर पुलिस पहुंचती, आस पड़ोस में पूछताछ करती है। तभी कुछ पड़ोसी एक नाम लेते हैं, उमेश शर्मा। पहली बार इस केस में किसी का सटीक रूप से नाम लिया गया था, उमेश शर्मा, जो कि एक पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति रहता है। और कुछ समय पहले उमेश का और रोशन लाल यादव का जबरदस्त झगड़ा होता है, क्योंकि रोशन लाल इस उमेश को 5 लाख रुपए लोन पे दिया रहता है, जो कि समय से चुकाता नहीं, जिसको लेके झगड़े होते हैं। और झगड़ा इस कदर होता है कि दोनों एक दूसरे को देख लेने की बात करते हैं। बाकी उसी समय ये जो उमेश है, इस इलाके को छोड़ता है, उत्तराखंड में जाके रहने लगता है। और उस दिन की कॉल डिटेल उसका देखा जाए, उसका फोन का लोकेशन देखा जाए तो उत्तराखंड का ही दिखा रहा था। बाकी फिर भी पुलिस इस उमेश की तलब करती, उमेश को बुलाती। और जब उमेश से पूछताछ होती है तो पहले तो ये उमेश इधर उधर की बात घुमाता है। बाकी जैसे ही पुलिस इस पे सख्ती दिखाती है, एक ऐसा राज खोलता है जिसकी कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। दरअसल उमेश कहता है कि हाँ, मैंने ही रोशन लाल यादव को मरवाया, और उसको मारने के लिए कोई और नहीं कहा बल्कि उसकी पत्नी उर्मिला ही कही। अब जब पुलिस उर्मिला का नाम सुनती है तो तुरंत उर्मिला को उठाती है, और जब थाने लाती है रोशन लाल को उर्मिला देखती है तो समझ जाती है कि अब तो सारी बात खुल चुकी है। अपने गुनाह को दोनों कबूलते हैं। इसके बाद एक कहानी सुनाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 2 साल पहले से। ये जो उमेश है, वो देखने में बेहद स्मार्ट और बेहद हैंडसम। इसकी उम्र लगभग 26 साल, जबकि रोशन लाल की उम्र 35 साल रहती है। और रोशन लाल की पत्नी उर्मिला की उम्र भी लगभग 30 से 32 साल रहती है। बाकी जब भी उमेश की दोस्ती होती है रोशन लाल से, तो रोशन लाल का उठना बैठना आना जाना अब रोशन लाल के घर उमेश के घर हो जाता है। दोनों एक दूसरे को समय देते, एक दूसरे के साथ समय बिताते। अब यही उमेश की मुलाकात उर्मिला से होती है, और जब उर्मिला से होती है तो देखते ही देखते दोनों की बातचीत ही नहीं शुरू होती है बल्कि एक दूसरे को चाहने भी लगते हैं। और एक दिन मौका देख के उर्मिला इस उमेश के साथ अपने ही घर के भीतर अनैतिक काम भी कर लेती, उससे संबंध भी बना लेती। अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। इसी बीच उमेश को कुछ रुपयों की जरूरत होती है, जो कि रोशन लाल से 5 लाख रुपए लेता है। बाकी वक्त गुजरने लगता है, इस पैसे को उमेश रोशन लाल को लौटाता नहीं है, जिससे पैसे को लेकर इनके रिश्ते में वाद विवाद होने लगता है, झगड़ा होने लगता है। अब जिससे कि रोशन लाल में और इस उमेश में एक दिन इतना भयंकर झगड़ा होता है कि मजबूरन अब उमेश को ये इलाका छोड़ के उत्तराखंड प्रदेश जाना पड़ता है। वो पैसे लौटाता नहीं। बाकी जैसे ही वो उत्तराखंड चला जाता है, इधर जो उर्मिला है वो अब उमेश की बिना बेचैन, उधर उमेश भी उर्मिला के भी बिना बेचैन। बाकी तभी ये लोग षड्यंत्र बनाते हैं। उर्मिला कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, अगर जो तुम मेरे पति को इस रास्ते से हटा दो तो हम लोगों का काम आसान हो जाएगा, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ रहने लगूंगी। अब इस पे उमेश भी सोचता है कि वाकई अगर जो इस रोशन लाल को रास्ते से हटा दिया जाए तो मैं आसानी से उर्मिला से मिल भी लूंगा, और मुझे 5 लाख रुपए लौटाना भी नहीं पड़ेगा। बाकी इस काम को रोशन लाल को मारने का काम उमेश कर नहीं सकता था, इसके लिए कहता है कि पैसों की जरूरत होगी, जो कि उर्मिला देने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये जो उमेश है वो अब जाता है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद लगता है। वहां 3 ऐसे सुपारी किलरों से मिलता है। एक का नाम जो कि पप्पू कश्यप होता है, एक का विष्णु, और एक का शिव कश्यप होता है। इन तीनों को बात करता है इस
रोशन लाल यादव को मारने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, पर इनकी डिमांड रहती है 5 लाख रुपए। अब जब ये 5 लाख रुपए मांगते तो जो ये उमेश है ये बात बताता है उर्मिला से, उर्मिला 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें कि 3 लाख रुपए वो लोग एडवांस में देते हैं और कहते हैं कि काम हो जाने के बाद 2 लाख रुपए दे दिया जाएगा। अबे सुपारी किलर तैयार तो हो जाते हैं, बाकी वक्त काटने लगता है। अब ये आते हैं रोशन लाल की रैगिंग करते हैं, देखते हैं कि कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, बाकी इस काम को अंजाम नहीं देते। अब वो 15 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, क्योंकि एक बैंक मैनेजर रहता है और उसे पता होता है कि इसमें उसकी पत्नी ही उसका साथ दे रही है मारने के लिए। अब 15 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, बाकी अब 15 लाख रुपया उर्मिला दे नहीं पाती। अब ये मामला धीरे धीरे टरकने लगता है, लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है, इधर 3 लाख रुपए भी फंस गए, काम भी नहीं हुआ। अब ये जो उमेश है, अब ये उत्तराखंड प्रदेश जाता है और अपने भांजे मनीष से भी मिलता है, जो कि हरियाणा का रहने वाला होता है, और साथ ही अपने साला आकाश से मिलता है और इस सारी बातों की गुत्थी को समझाता है कि कैसे कैसे वो फंस चुका है और इसमें उनको साथ देना है इसका। अब कहीं ना कहीं मनीष और आकाश भी तैयार हो जाते हैं इस उमेश का साथ देने के लिए। अब ये इसके साथ आते हैं इसी जयपुर, और जब जयपुर आते हैं तो पहले तो रोशन लाल की रैगिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि कब कैसे आता है, जाता है, कैसे किस लोगों से मिलता है। अब 2 दिनों के बाद ये शाम का समय चुनते हैं, जबकि वो बैंक से वापस रोज की तरह आता है, और जैसे ही रोज की तरह वो बैंक से वापस आता है, एक चौराहे पे रुकता है और अक्सर रोज रुकता है, वहां से पान खाता, सिगरेट लेता, इसके बाद आता है। और ये 19 सितंबर को भी उसी जगह पे गाड़ी रोकता है, इसके बाद सिगरेट लेने के लिए जाता है, लेता है, पीता है, और इसके बाद अब सोचता है गाड़ी में ही बैठे, तब तक ये तीनों आते हैं, मनीष और ये आकाश और साथ ही उमेश, और ताबड़तोड़ गोली मारते हैं और वहां से तुरंत फरार हो जाते हैं। जब पुलिस के सामने ये सारा मामला निकल के आया तो पुलिस वालों के साथ साथ हैरान उसे इलाके के लोग भी हो गए कि एक पत्नी जो कि अपने ही हाथों अपनी गृहस्थी में आग लगा दी, अपने पति को इस दुनिया से हटाने में पूरी कोशिश की, अपनी जिंदगी तो तबाह बर्बाद की, पर उन 3 मासूमों का क्या होगा। तो ये तमाम बातें थी। अब इन्हीं दोनों के तहरीर पे अगले दिन मनीष और आकाश और 3 सुपारी किलरों को भी पकड़ा जाता है। इन पे तमाम तरह की धाराएं लगा के अगले दिन जिला अदालत पेश किया जाता है, इसके बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। अभी सभी तो जेल चले गए, अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, अपनी राय, अपनी सलाह कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सलाह का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।